हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आरएफएलपी। क्या आपने प्रीवियस वीडियो में जेनेटिक मार्कर के बारे में पढ़ा था? तो जेनेटिक मार्कर में हमने देखे थे टाइप्स, मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर मार्कर्स। तो उसी मॉलिक्यूलर मार्कर का एक एग्जाम्पल है दैट इज आरएफएलपी मार्कर, जिसका फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक मार्कर है और किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से ये यूज में आता है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, ये इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, पहले इसी वर्ड को समझ लेते हैं। क्या हमें पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होता है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कट करेगा। पर्टिकुलर लोकेशन पे कट करना मतलब कुछ इस तरीके से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे उसे कट करना है उसी लोकेशन पे वो क्या करेगा, कट करने वाला है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं जिसे हम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी जगह पे कट करता है और उसकी वजह से क्या होता है, फ्रैगमेंट्स बनते हैं। ये हो रही है पर्सन 1 की कंडीशन, एक पर्सन में ये ऐसी चीज हो रही है। अगर रेस्ट्रिक्शन साइट किसी और जगह चला गया, ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो किसी और जगह चला गया, तो वो क्या होगा, वहां पे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा बाइंड करने वाला है और इससे जो बनने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट जिसे हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हमको क्या मिला, दो जो फ्रैगमेंट्स मिले थे, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मिले थे, वो फ्रैगमेंट्स इक्वल साइज के थे। और सेकंड केस में हमको देखने को मिला कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो दोनों कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं। इट रिप्रेजेंट कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट है या फिर रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है वो लेंथ के बेसिस पे क्या शो कर रहे हैं, हमको पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। और यही हमारा आरएफएलपी का फुल फॉर्म है। क्या हमको पता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट के क्या हो रहे हैं, हमारे को लेंथ अलग अलग देखने को मिल रहा है और दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म विच इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ आरएफएलपी मार्कर। और यही हमको देखना है हमारे आरएफएलपी मार्कर में। आई होप कि ये इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो आपको समझ में आ गया। इससे आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से ये होता है, क्या होता है ऐसा कि रेस्ट्रिक्शन साइट मूव होती है, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास दो बंदे हैं, एक का नाम है रोहन, एक का नाम है क्षितिज। रोहन के पास क्या है, दो रेस्ट्रिक्शन साइट है जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाइंड करेंगे और उससे मिलेंगे हमको 3 फ्रैगमेंट्स। एक यहाँ पे मिल गया फ्रैगमेंट, ये दूसरा फ्रैगमेंट, ये तीसरा फ्रैगमेंट। इस तरीके से पहला फ्रैगमेंट, दूसरा फ्रैगमेंट और तीसरा फ्रैगमेंट हमको देखने को मिलता है। इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्षितिज के केस में, क्षितिज में उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया भैया, जो हमारे पास एटीजीसी सेक्शन था या फिर जो रेस्ट्रिक्शन साइट था उसमें हो गया म्यूटेशन। क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। और इस म्यूटेशन की वजह से अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां पे बाइंड ही नहीं कर सकता। देखो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया लेकिन कहाँ गया, कहीं बाइंड ही नहीं किया उसने। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा और उसके वजह से हमको सिर्फ 2 फ्रैगमेंट मिल रहे हैं, ये एक, ये दूसरा। और उसमें भी फ्रैगमेंट कौन सा है, ये लार्जर साइज का है, ये छोटे साइज का है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है। और इसको हम अगर जब सैंपल को रन करके देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करने के बाद, तो हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा। रोहन में हमको 3 फ्रैगमेंट्स देखने को मिलेंगे, वही देखा जाए तो क्षितिज के केस में क्या मिलेंगे, सिर्फ 2 फ्रैगमेंट, क्योंकि म्यूटेशन आ गया था। और एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास रोहन का डीएनए है और हमारे पास क्षितिज का डीएनए है। सपोज ये एटीसीजी एक समझ लो, एक क्या है, एक सीक्वेंस है जो प्रेजेंट है उसमें, वो सीक्वेंस डुप्लीकेट हो गया। किस तरीके से, देखो यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है, कट कर रहा है उस चीज को और 3 फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं। अब यहां पे वही जो एटीजीसीजी जो सीक्वेंस था वो क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। मतलब उसी के जैसा सीक्वेंस हमको साइड में देखने को मिल रहा है। तो उसके वजह से हम क्या बोलेंगे कि जो सीक्वेंस है वो डुप्लीकेट हो गया। अब सीक्वेंस डुप्लीकेट हो गया मतलब उस डीएनए फ्रैगमेंट का साइज बढ़ जाएगा। अब जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करने वाले थे वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो काम करेंगे, लेकिन अब जो ब्रेक डाउन होने वाला था वो ब्रेक डाउन भी होने वाला है।
लेकिन इसका जो फ्रैगमेंट बनने वाला था, यहाँ पे जो फ्रैगमेंट बन रहा है वो छोटा बन रहा है और यहाँ पे जो फ्रैगमेंट बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। इसकी वजह से भी हमको क्या देखने को मिलेगा, जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि फ्रैगमेंट साइज डिफरेंट है। इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स देखने को मिलेंगे और इस तरीके से एक पॉलीमॉर्फिज्म हमको देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद इसका ये तो हो गया एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स हो गया, म्यूटेशन की वजह से हो गया, डुप्लीकेशन की वजह से हो गया। सिमिलरली डिलीशन की वजह से भी हो सकता है, इन्वर्जन की वजह से भी हो सकता है, ट्रांसलोकेशन की वजह से भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉज है जिसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं, इसको और स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोसीजर क्या है? पहली चीज तो हमको क्या करना है, एक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करना है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमको डीएनए सैंपल आइसोलेट करना है। डीएनए आइसोलेट करने के बाद उसमें हमको क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करना है, उस डीएनए सैंपल को, बोथ डीएनए सैंपल को, और ध्यान में रहे कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। तब जाके हम उसको क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे सैंपल लोड करेंगे और सैंपल लोड करने के बाद हमको मिलेगा बैंडिंग पैटर्न, और जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब यही देखा था हमने, यही चीज हो रही थी। अब इसके यूजेस हमें देखना बहुत जरूरी है कि इसका यूज कहाँ पे होगा। चलिए देखते हैं यूज कहाँ पे होगा। अगर कहीं क्या हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, एक क्राइम स्पॉट पे क्या हो गया, मर्डर हो गया, और उस क्राइम स्पॉट पे क्या हो गया, जो खून है, जब मर्डर हो रहा है, किसी किसी को मार रहा है, तो हो सकता है कि उनके बीच में हाथापाई हो गई, तो उसके जो कल्परेट है, जिसने ये क्राइम किया है, उसका भी क्या होगा, जो डीएनए सैंपल है, लाइक उसका हो सकता है खून निकल गया होगा, हो सकता है उसका स्किन का कोई पार्ट उसके नाखून में रह गया होगा, तो वही चेक करते हैं आरएफएलपी मार्कर के थ्रू। उस सैंपल को लेंगे जो कल्परेट का है, उसको देखेंगे हम आरएफएलपी मार्कर में। देखिए कल्परेट का हमको क्या देखने को मिले, इतने बैंड्स, हमको 3 बैंड्स हमको देखने को मिल गए। ठीक है, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है यहाँ पे भी। अब मैंने ए का सैंपल लिया और उसको भी लोड करके उसके बैंडिंग पैटर्न को स्टडी किया, तो मुझे 2 ही बैंड मिले। और जब मैंने क्या किया, बी का क्या लिया, डीएनए लिया और इसका किया, ये दोनों क्या है, इनके दोनों के ऊपर शक था हमें, और ए के ऊपर हमें शक था, इसलिए हमने उसका भी डीएनए पैटर्न स्टडी किया और बी का भी डीएनए पैटर्न क्या किया, स्टडी किया। तो जब हमें क्राइम स्पॉट पे जो हमको डीएनए मिला था या फिर जो जेनेटिक मटेरियल मिला था, वो जिस तरीके से फ्रैगमेंट में डिवाइड हो रहा था, उसी तरीके से हमने देखा कि जो बैंडिंग पैटर्न है बी वाले पर्सन का, इस पर्सन का, उसका भी बैंडिंग पैटर्न सेम मिल रहा है। दैट इंडिकेट्स दैट कि जो क्राइम किया है वो बी वाले पर्सन ने किया है, इसी पर्सन ने क्या किया है, क्राइम किया है, उसको मारा है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में हम इसका यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन कल्परेट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये तो हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब कोई ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक जीन, क्या वो स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म में, तो क्या हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो हाँ, आरएफएलपी मार्कर के थ्रू हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला था कि जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमको बैंडिंग पैटर्न शो करेगा। उस बैंडिंग पैटर्न को हम क्या करेंगे, एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर आता है, उसके ऊपर क्या कर देंगे हम, या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन बोलेंगे, जिसके ऊपर उसको ट्रांसफर कर देंगे। किस तरीके से ट्रांसफर होता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। ये येलो कलर का दिख रहा है, ये येलो कलर का है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। दिख रहा है अभी यहाँ पे रिजल्ट में दिख रहा है कि हमको क्या हो गया, ट्रांसफर हो चुका है। उस ट्रांसफर में हम देखेंगे, 2 ऑर्गेनिज्म का हमने सपोज लिया था, तो ये और बी, उस ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे कि दोनों ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों ऑर्गेनिज्म में जो हमारा जीन है वो हमें दिखता है या नहीं दिखता है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोब मॉलिक्यूल वहां पे अटैच कर देंगे। ठीक है, प्रोब मॉलिक्यूल होता क्या है, प्रोब मॉलिक्यूल एक सिंपल, जो हमें जीन पता है, हमें उसका सीक्वेंस पता रहेगा, तो उस जीन का सीक्वेंस हम लेंगे और उसमें से 6 या 7 न्यूक्लियोटाइड इतना लॉन्ग हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रोब बना लेंगे। प्रोब इज नथिंग बट जो जीन हमें पता है उसका छोटा सा हिस्सा, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा,
ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा क्या करेंगे, हम बना लेंगे और ये प्रोब हम इसके साथ अटैच कर देंगे, इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब जब हमने ये छोड़ा तो वो उसी जगह पे बाइंड होगा जहां पे ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सपोज ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहीं पे वो बाइंड होगा, ठीक है। इस जीन से क्या होगा, इस बैंडिंग पैटर्न से या बैंड से क्या होगा, वो बाइंड हो जाएगा। तो जब इसमें सब पे ये अटैच हो गया, लेकिन वो फिक्स किससे हो चुका है, इस वाले बैंड से, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जहां पे रहेगा वही फिक्स रहेगा। अब इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, हम वॉश कर देंगे, किससे, वाटर से। जब हम वॉश करेंगे तो जो ये बाइंड नहीं हुए हैं या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है वो वॉश आउट हो जाएंगे, और जो प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री था उस रीजन से वो वहीं पे रहेगा। दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है हमें बाइंड हुआ है और यहां पे भी हमको दिख रहा है कि बाइंड हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो जीन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इस ऑर्गेनिज्म में भी और इस ऑर्गेनिज्म में भी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में वो जीन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। ये इसका यूज हो गया, RFLP मार्कर के यूज देख रहे हैं हम, ठीक है। तीसरा यूज देखते हैं, पैटर्नल एनालिसिस। अब सपोज कोई तो भी एक वुमन है जिसके जो एक प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है। उसने क्या कर दिया, एक जो पर्सन था उसके ऊपर क्लेम कर दिया कि यही मेरे बच्चे के पिता है, ठीक है। जैसे ही उन्होंने क्लेम किया, अब ये चल गया, वो डिनाई कर रहे हैं, जो पिता जिनको ऊपर क्लेम किया गया वो डिनाई कर रहे हैं। तो क्या करेगा, जब ये केस जाएगा तो क्या किया जाएगा, इसमें एक फॉरेंसिक साइंस का यूज हो सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, कोर्ट देखेगा कि इनका बैंडिंग पैटर्न कैसा है। जो चाइल्ड है उसका भी DNA निकालेंगे और उसको एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, और सिमिलरली बायोलॉजिकल जो फादर जिसके ऊपर क्लेम किया जा रहा है उसका भी DNA लेंगे और उसी DNA को क्या करेंगे, कट करेंगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अगर उनका बैंडिंग पैटर्न मैच होता है दैट मीन्स वो उसका फादर है, और जैसे ही बैंडिंग पैटर्न मैच नहीं होता है दैट मीन्स उसका फादर वो नहीं है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो इसका उस बच्चे का फादर है या नहीं है, ठीक है। ये हो गया पैटर्नल एनालिसिस। अब देखेंगे चौथा एग्जाम्पल, दैट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस पहचान सकते हैं क्या हम इस RFLP मार्कर के थ्रू। एग्जाम्पल सोचे, ठीक है। अब मैं प्लांट्स की बात करने वाला हूं, इसमें हम अरेबिडोप्सिस प्लांट की बात कर रहे हैं, जिसको हमने क्या किया, लिया है दो रीजियन से, इको टाइप जिसे हम कह सकते हैं, एक कोलंबिया से लिया और एक नीदरलैंड्स से लिया, ठीक है। एक कोलंबिया से ये एक रीजन है और ये दूसरा रीजन है। हमने इको टाइप क्यों किया है कि सेम स्पेसीज दो अलग अलग जगह पे हमने देखी है, उन दो स्पेसीज को जब हमने स्टडी किया तो उनके बैंडिंग पैटर्न अलग थे। क्या थे, बैंडिंग पैटर्न अलग थे। तो बैंडिंग पैटर्न किस तरीके से थे, जो कोलंबिया था उसमें मुझे दो देखने को मिलते थे बैंडिंग पैटर्न्स, और दोनों के दोनों कैसे हैं, अलग अलग जगह पे है, ठीक है। और नीदरलैंड में जो मुझे अरेबिडोप्सिस नाम का एक प्लांट है जो दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में, ये अरेबिडोप्सिस का प्लांट है। तो इसमें मुझे सिर्फ एक ही बैंड दिखने को मिला, और जब इन दोनों का मैंने क्रॉस करवाया तो मुझे कैसा बैंडिंग पैटर्न देखने को मिला, कुछ इस तरीके का। जो F1 जनरेशन है मुझे कुछ इस तरीके से, मतलब कोलंबिया का भी देखो, ये जो बैंड है ये तो कट हो रहा है, ठीक है, ये भी कट हो रहा है, और इसका भी बैंडिंग पैटर्न मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इस दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिल रहा है, F1 हाइब्रिड, ठीक है। तो इस तरीके से जो बैंडिंग पैटर्न है वो हमको दिखने को मिलेगा। लेकिन जब इसके प्रोजेनीज हमको देखने को मिलेंगे तो क्या हम उससे पहचान सकते हैं कि कोलंबिया का प्योर फॉर्म कहां पे मिल रहा है, या फिर जिसे बोलेंगे हम होमोजाइगस, जिसमें मुझे एज इट इज इसके जैसा ही बैंडिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलूंगा मैं, कोलंबिया वाला जो प्लांट पेरेंट है ना उसी से होमोजाइगस है, मतलब प्योर कोलंबियन है ये ऑफस्प्रिंग। और जिसमें मुझे जो नीदरलैंड्स के क्या मिलेंगे, एग्जैक्टली उसके जैसा ही बैंडिंग पैटर्न मिलेगा, उसको बोलूंगा मैं इसका प्योर फॉर्म है ये, ठीक है। मतलब यन होमोजाइगस, यन होमोजाइगस मतलब नीदरलैंड्स होमोजाइगस, और सी होमोजाइगस मतलब कोलंबिया होमोजाइगस। और जो हाइब्रिड्स होंगे, जो मिक्सचर होंगे इन दोनों के, उनका बैंडिंग पैटर्न मुझे इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो क्या मैं इस RFLP मार्कर से ये पता कर पा रहा हूं कि कौन होमोजाइगस है और कौन हेटेरोजाइगस है?
तो यही हमारे RFLP मार्कर का काम हो रहा है कि वो हमको आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि होमोजाइगस कौन सा है और हेटेरोजाइगस कौन सा है। इस तरीके से ये RFLP मार्कर यूज करता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है, मैंने बोला था कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, वही देखते हैं। एडवांटेज क्या है, इसमें पीसीआर बेस्ड कोई भी काम नहीं हो रहा, ये नॉन पीसीआर बेस्ड है, ठीक है। ये एक कोडोमिनेंट मार्कर है जो हमें सिर्फ डोमिनेंट के बारे में नहीं बताएगा, जो रिसेसिव प्रेजेंट है जीन उसके पास, उसके बारे में भी हमको ये बताएगा, ठीक है। अब इसमें हमको कोई भी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन नहीं लग रही है, कोई भी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन नहीं रही है। अब सवाल ये आ सकता है कि जब स्पेसिफिक जीन डिटेक्शन की बात हुई थी तब मैंने बोला था प्रोब के दौरान कुछ हमें सीक्वेंस लगेगा, लेकिन क्या वो आरएफएलपी का पार्ट है? नहीं है, उसमें सिर्फ हमको स्पेसिफिक जीन डिटेक्ट करना था, इसलिए हमने उसका सीक्वेंस देखा था। नहीं तो हमने क्या किया था, सीधा डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब हमें किसी भी सीक्वेंस की, जो सीक्वेंस का नॉलेज लगता है, उसका नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये हाईली रिप्रोड्यूसिबल है, मतलब बार बार जब भी मैं करूंगा तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा है, और इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें मुझे लगता है लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए लगता है, क्योंकि मुझे किसी ऑर्गेनिज्म को कट करना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मुझे लगता है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है और लेबर लगते हैं, ठीक है। ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और साथ ही साथ इसको हम ऑटोमेटिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर हमने क्या कर दिया, एक मशीन लगा दी और उसको बोलेंगे कि तू ही कर ये सारी चीजें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं नॉट अमेनेबल टू ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन की तरफ नहीं बढ़ा सकता है। इस तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। आगे के क्लासेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से और भी टाइप्स के मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब।